चलिए बताइए कहाँ तक की क्लास हुआ था कल। कल के क्लास के बाद आज का क्लास हम लोग देखेंगे। पहले ये आप लोग बता दीजिए कि कल का क्लास कहाँ तक हुआ था, उसके बाद वाला क्लास को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज का क्लास देखेंगे। मैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दे दूं कि जो भी हम लोग दिन में पढ़ते हैं उसको लाइव क्लास में आकर के 9:30 इवनिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों को शाम में 9:30 में आप लोग जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे जुड़िएगा। वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन से रिलेटेड ही बात होती है, टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमारा यूजीसी नेट दिसंबर 2025 हम लोग मसनवी सहरुल बयान पे बात करेंगे आज की क्लास में इंशाल्लाह 9:30 में, खास करके यूजीसी नेट वाले और वो बच्चे जो तैयारी 4 अटेम्प्ट करने वाले हैं वो ध्यान में रखिएगा और वो जुड़ना ना भूलेंगे। 9:30 PM में याद रखिएगा, लाइव क्लास में आना ना भूलें। आवाज़ वगैरह क्लियर है? आवाज़ वगैरह क्लियर है तो बोलिए, हम लोग आगे क्लास को देखते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास एट ए टाइम अभी 3 से 4 क्लासेस चल रहे हैं और उन बच्चों को, उन साथियों को मैं इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूँगा जो मुआविन उर्दू मुतरज्जिम से रिलेटेड तैयारी कर रहे थे कि उनके बारे में कुछ सुख बुकाहट आ गई है मार्केट में। अब कितना फैक्ट है तो ज़रा 1 दिन 2 दिन वेट कर लीजिए, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर जो सामने आता है खुल करके फिर हम आपके सामने रखेंगे कि इसकी हकीकत क्या है, सच्चाई कितना है। इस पर बात यह आई थी कि बहुत जल्दी सारे के सारे पोर्टल तैयार हो गए हैं, सारे के सारे जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर दिए गए हैं। अब बहुत जल्दी जहाँ तक की बात ही हो रही है कि तैयारी 4 के साथ इसको शामिल कर लिया जाए। मतलब जब तैयारी 4 का नोटिफिकेशन आएगा तो मे भी हो सकता है कि उसके साथ ही इसको भी इंक्लूड कर दिया जाए, मुआविन उर्दू मुतरज्जिम वाले। तो अब उसके इंतजार में आप ना रहिए। मुआविन उर्दू मुतरज्जिम वाले ऑलरेडी पूरा क्लास मेरा चला हुआ है, पूरा ऑलरेडी क्लास मैंने डाल रखा है, प्ले लिस्ट में सारे के सारे क्लास मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार जाकर के वहाँ से वॉच कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली सारे क्लास वहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने शेड्यूल वाइज क्लास को ऑलरेडी फॉर्म किया है। अज़दाद का अलग क्लास है और वाहिद जमा का अलग क्लास है, उर्दू हिंदी इस्तिलाहात के अलग क्लास हैं, बिहार जीके से मुताल्लिक कुछ क्लासेस वगैरह होंगे वहाँ पे। तो सारे क्लासेस अलग अलग फॉर्म में प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग जा कर के देख लीजिएगा डेफिनेटली। और आगे का क्लास के लिए, आगे जो आप क्लास लेना चाहते हैं जैसे यूजीसी नेट का क्लास हो गया, तैयारी 4 का क्लास जो अभी चल रहा, इन सारे क्लास को आप वॉच करने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि टू द पॉइंट हम लोग क्लास लें, टू द पॉइंट पढ़ें और वहीं से बात हो जहाँ से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म किए जाएंगे, तो डेफिनेटली आप इस क्लास को देखना मत भूलें। इस क्लास को देखिए और देखने के लिए सबसे अच्छा आपके लिए सहूलत है कि आप क्लास को आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, साथियों में जो भी ख्वाहिशमंद हैं उर्दू से मुताल्लिक किसी भी स्टेट से हों, अगर वो एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको डेफिनेटली बता दीजिएगा कि यहाँ पे एक क्लास चलाई जा रही है, इसको ऑलरेडी वॉच करना ना भूलें। वॉच करेंगे डेफिनेटली क्वेश्चन वहीं से बनेंगे जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग इससे पहले जो बात किए थे, हम लोग इससे पहले जो डिस्कस कर रहे थे वो दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ पे बात किए थे, और एक मैंने लेकर गया था दबिस्तान दक्कन। दबिस्तान दक्कन पे भी हमने बात कर लिया है, दबिस्तान दिल्ली पे भी बात कर लिया और दबिस्तान लखनऊ पे। अगर आपने तैयारी 4 का मैंने बताया था कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड मैंने किया था, एक उर्दू कवायद से मुताल्लिक था और एक उर्दू अदब से मुताल्लिक था। तो उर्दू अदब ही मैंने शुरू किया है, इसलिए इसका रीज़न यही था कि मैंने उर्दू कवायद पे क्लास ले रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाइए, आप जाकर के स्टेट का क्लास मेरा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाकर के फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब एकदम शुरू से लेकर के एडवांस लेवल तक सारा का सारा वीडियो वहाँ पे रखा हुआ है, आप एक एक करके सारे को देख सकते हैं।
वहां से देख लीजिए। सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हो उसका भी प्लेलिस्ट बना, वहां से देख लीजिए। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का यूनिट नंबर 1 मैंने कंप्लीट किया है। यूनिट नंबर 2 में हम लोग चल रहे हैं। मसनवी सहरुल बयान कल हमने पढ़ा था, वहाँ ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारे के सारे वीडियो अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। एग्जाम में जाने से पहले एक बार वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। हमारे यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है बल्कि यहाँ रटवाया जाता है। हम वही काम करते हैं जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। सिर्फ पढ़ा लेना ही कमाल नहीं होता है, पढ़ाने के साथ साथ यही सारी चीजों का हम मुताला कर लेते हैं, यहीं पे सारी चीजों को ऑलरेडी हम दिमाग में बैठा लेते हैं, मतलब मेमोराइजेशन हो जाती है हमारा। इस क्लास का यही फायदा है कि आपको सारा का सारा चीजें यहीं पे याद करा दी जाती है। तो इसलिए क्लास को टाइमिंग पे आप ज्वाइन कीजिए। क्लास में 9:30 में मैंने बताया, वहां पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी किसी तरह का क्वेरीज है, किसी तरह का प्रॉब्लम है, वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं, वहां पे भी आप आकर के डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान दक्कन, अगर हम लोग बात कर लें दबिस्तान दक्कन, तो याद रखिएगा अव्वलियत का दर्जा इसे दिया गया है। अव्वलियत का दर्जा देने का मतलब ये कि सबसे पहला प्लीज गिव मी अ मोमेंट। इसी को अव्वलियत का दर्जा दिया गया दबिस्तान दक्कन। और दबिस्तान दक्कन में कुछ खसूसियात थे जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उसी में कुछ शोरा किराम के बारे में हमने बात किया था। उसी में ऑलरेडी दबिस्तान दक्कन को भी हमने 3 जमाने में तकसीम किया था, मुनक़सिम किया था 3 जमाने में। एक था हमारा बहमनी दौर, दूसरा था हमारा कुतुब शाही दौर, और एक था आदिल शाही दौर। कुतुब शाही दौर में ही हमारे मुल्ला वजी साहब थे, मुल्ला असदुल्ला खान वजी साहब थे, और भी बहुत सारे लोग थे जैसे गवासी थे। बहमनी दौर से ये उसके बाद मोहम्मद नुसरती थे। तो बहुत सारे शोरा किराम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया है। और उसके बाद दबिस्तान दिल्ली की अगर हम लोग बात कर लें तो इनके यहाँ सादगी थी, बहुत ज़्यादा मतानत थी, बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ ये लोग अपनी बात को रखते थे। अवामी बोल चाल में ये लोग अपनी बातों को रखा करते थे। दबिस्तान दक्कन के अंदर भी एक और खुसूसियात मैंने ऑलरेडी जो आपके सामने रखा था, वो ये था कि उन्होंने अपनी जबान को, मतलब दबिस्तान दक्कन में वो अपनी जबान को ही ज़्यादा तरजीह दिया करते थे, अपनी जबान में ही वो बातों को करते थे। मतलब कह सकते हैं कि दबिस्तान दक्कन में उर्दू दक्कन का इस्तेमाल या दक्कनी उर्दू का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। वहाँ पे मैंने बताया था कि खड़ी बोली या फिर इसी तरह कन्नौजी और बुंदेली का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारे खुसूसियात थे हमारे दक्कनी शोरा के। और उसके बाद दिल्ली वाले पे हम लोगों ने पढ़ा था, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दबिस्तान लखनऊ। दबिस्तान लखनऊ को एकदम अलग तरीके से मुनफरिद करके याद किया जा सकता है, जहन में रखा जा सकता है कि जितनी भी चीज़ें दिल्ली के अंदर और जितनी भी चीज़ें दबिस्तान दक्कन में नहीं पाया गया, वो सारी चीज़ें फॉल्सनेस कह सकते हो या दिखावा कह सकते हो, या अपनी बातों को ज़्यादा दिखावटी बनाकर लोगों के सामने पेश करना, ये दबिस्तान लखनऊ की सिफात में से एक सिफत है। दबिस्तान लखनऊ को मुकम्मल तरीके से याद करने के लिए बस याद रखिएगा, वहाँ दिल्ली की और दबिस्तान दक्कन की जितने भी नकारात्मकता थी, मनफी चीज़ें थी, वो सारी की सारी दबिस्तान लखनऊ के अंदर आप डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ दाखिलियत पे, यहाँ खारजियत पे, वहाँ लफ्ज़ों के अलावा फितरत पे, या फिर हम लोग कह सकते हैं हक शनासी पे वो लोग ज़्यादा तरजीह दिया करते थे बनिस्बत लखनऊ। अगर हम लोग बात कर लें बनिस्बत दिल्ली के, अगर लखनऊ में आकर के बात कर लें तो यहाँ लफ्ज़ों का उलट फेर, लफ्ज़ों के साथ खिलवाड़, लफ्ज़ों के साथ मतलब कहते हैं मुबालगा आराई करना, ये सारी चीज़ें दबिस्तान लखनऊ के अंदर पाई जाती है। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे थे जो हमारा जहन में रखना हम लोगों के लिए ज़रूरी था। दैट वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे के सारे पॉइंट हम लोगों को याद रखना ज़रूरी था। उसके बाद हम लोग आज देखते हैं
जैसा कि हमारा ये जो क्लास है बीपीएससी तैयारी 4, जैसे मैंने खुद ही लिख रखा है यहाँ पे, देख लीजिए कि 6 to 8 वालों के लिए, 9 10 वालों के लिए, 11 12 वालों के लिए, ये सारे क्लास उन्हीं लोगों के लिए हैं। तो जब इस हम लोग बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं और बिहार के बारे में ना पढ़ें तो बड़ा अफसोस की बात होगा, इसीलिए याद रखिएगा दबिस्तान अजीमाबाद को मैंने आज की क्लास में लेकर के आया है। इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दबिस्तान अजीमाबाद पे। दबिस्तान अजीमाबाद मतलब पटना की बात कर लेंगे। देखिए याद रखिएगा, अगर आप थोड़ी सी भी हिस्ट्री जानते होंगे, थोड़ी सी भी अगर आपको इतिहास का नॉलेज होगा, तो आप देख लीजिए बिहार एक ऐसा स्टेट है किसी भी डिपार्टमेंट से ये पीछे नहीं रहा। हर डिपार्टमेंट में अगर इतिहास अगर आप उठा करके देखेंगे तो अखंड भारत यहीं से बनाने वाले लोग थे, अखंड भारत का। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ऑलरेडी हमारा इतिहास में हमारा नाम शामिल है, मतलब बिहार वालों का नाम शामिल है। बिहार वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा इन्होंने लिया है। तो अगर हम लोग बात कर लें शायराना जिंदगी का, तो क्या इसमें बिहार आगे नहीं होगा? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे भी इनको दर्जा दिया गया और एक दबिस्तान बनाई गई है दबिस्तान अजीमाबाद के नाम से। किसके नाम से? दबिस्तान अजीमाबाद के नाम से, याद रखिएगा। तो दबिस्तान अजीमाबाद में भी कुछ खुसूसियात हैं और इनका खुसूसियात याद रखिएगा दबिस्तान लखनऊ से एकदम मुनफरिद है, एकदम अलग है। दबिस्तान लखनऊ से एकदम मुनफरिद है, एकदम अलग तरीके का है। दबिस्तान दिल्ली अगर जहन में है तो दबिस्तान अजीमाबाद भी हमारा जहन में हो सकता है। दोनों में फर्क ये है कि दबिस्तान दिल्ली के अंदर जो थे शायर लोग जो थे वो किसी न किसी दरबार से मुंसलिक हो जाया करते थे, किसी न किसी दरबार से वो कंसल्ट हुआ करते थे। अपनी बातों को रखने के लिए वो कहीं ना कहीं किसी से जुड़ जाते थे। किसी ना किसी ये से जुड़ जाते थे। दबिस्तान अजीमाबाद जो था ना, याद रखिएगा इनको जहन में कि दबिस्तान अजीमाबाद ही एक ऐसा दबिस्तान है जो किसी से मुंसलिक नहीं हुआ, किसी से इनका एकदम पहचान अलग रखा गया, एकदम मुनफरिद पहचान रहा। अब इनके पहचान के अंदर हम लोग देखेंगे, कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, कुछ शोरा के बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ शोरा के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे यहाँ के बारे में। तो सबसे पहला अगर हम लोग देख लें तो उर्दू शायरी में एक नुमाया दबिस्तान है जो लखनऊ और दिल्ली से एक अलग पहचान रखती है। मतलब दबिस्तान अजीमाबाद या दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ से एक अलग, एक मुनफरिद पहचान रखती है। अब इनकी पहचान, इनकी खुसूसियात क्या क्या हैं, इनकी इनफरादियत क्या क्या है, उन पे जरा सा एक एक करके हम लोग ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगा। दबिस्तान अजीमाबाद दिल्ली में अगर हम लोग बात कर लें तो दिल्ली में अंदाज ज्यादातर क्लासिकी हुआ करती थी। क्लासिकी होने का मतलब आते हम लोग समझते हैं, अंदाज ज्यादा क्लासिकी हुआ करती थी। और लखनऊ के यहाँ ऐशो इशरत को तरजीह दी गई थी। ऐशो इशरत का मतलब भी बता दिया और क्लासिकी का मतलब, ऐशो इशरत का मतलब बताया था इससे पहले भी हमने क्लास में जब लखनऊ को डिस्कस कर रहे थे। मतलब इनके यहाँ क्लासिकी बातों को, मतलब क्लासिकी बातों की अगर हम लोग बात कर ले तो वैसे अल्फाज को ये लोग मुंतखब किया करते थे। देखिए एक होता है फॉर्मल वर्ड, एक होता है इनफॉर्मल वर्ड। तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आवाम की बोलचाल वाली जिंदगी में, रोजमर्रा वाले, जैसे अगर हम लोग दक्षिणी शोरा की बात करें तो उन्होंने तरजीह दिया था, उन्होंने अपनी जबान को तरजीह दिया, उन्होंने अपनी जबान में बात की, अपनी जबान को ही उन्होंने शायरी के लिए भी मुंतखब किया था। लेकिन अगर दबिस्तान दिल्ली के अंदर आए तो इनके यहाँ भी दिखावा नहीं था, बहुत ज़्यादा बात को पेचीदा करके ये नहीं रखा करते थे, बहुत सारी चीज़ों में मतलब मुबालगा आराई से काम नहीं लिया करते थे। लेकिन इनके यहाँ अल्फाज जब ये मुंतखब क्या करते थे तो अल्फाज जो होता था ना वो खुसूसन अल्फाज का इंतखाब होता था, खास खास अल्फाज का इस्तेमाल किया करते थे, क्लासिकी अल्फाज का इस्तेमाल किया जाते थे। मतलब ऐसे अल्फाज जो मतलब पढ़े लिखे लोग ही उससे मुनासबत रखते हो, पढ़े लिखे लोगों को ही जानकारी हो उसके बारे में। जैसे अगर आप लोग देखोगे
तो मीर साहब का एक कौल है कि हमारी शायरी का ज़बान हर कोई नहीं समझ सकता। आप देखिए मीर तकी मीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप बताइएगा कि किस दबिस्तान से मुंसलिक थे, तो आपको जहन में बात आ जाएगी। तो मीर तकी मीर साहब कहते हैं कि हमारी ज़बान, हमारी शायरी की ज़बान हर कोई को समझ नहीं आएगा, हर कोई नहीं समझ पाएगा। हमारी ज़बान को समझने के लिए उस ज़बान को समझना ज़रूरी है जो मस्जिद, जामा मस्जिद के इर्द गिर्द में बोली जाने वाली ज़बान थी। मतलब ये समझ में आया कि दिल्ली के अतराफ में, दिल्ली वाले एरियाज के अंदर जो भाषा इस्तेमाल थे, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, जो ज़बान वहाँ पे लोगों में आम फहम ज़बानों में ख़ास जो ज़बान थी उन पर ये लोग तरजीह दिया करते थे। लेकिन अगर हम लोग दबिस्तान अजीमाबाद की अगर बात कर लें, दबिस्तान अजीमाबाद से हम डायरेक्ट पटना ही बोल दें, पटना की बात कर लें, तो यहाँ की शायरी के अंदर याद रखिएगा सादगी और हकीकत पसंदी से लबरेज थी। हकीकत पसंदी ये तो सिफात दिल्ली वालों में भी थी, लेकिन सादगी भी इनके अंदर इतनी, ऐसी सादगी इनके यहाँ हुआ करता था कि ऐसे अल्फाज का मुंतखब करते थे, अपनी बातों को एकदम सादा अंदाज में रखते थे लोगों के सामने में, एकदम सादा, मतलब लोगों को किसी तरह के समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती थी। बहुत आसान जबान का इस्तेमाल किया करते थे ये लोग दबिस्तान अजीमाबाद में, ये ध्यान में रखिएगा। तसन्नुअ और बनावट से मुकम्मल तरीके से परहेज किया करते थे। ये चीज़ मैंने दिल्ली में भी पाया था, वहाँ पे भी तसन्नुअ और बनावट नहीं थी। किसी भी चीज़ के अंदर वो दिखावा नहीं करते थे, किसी भी चीज़ को बनावटी तौर पे पेश नहीं किया करते थे। जो हकीकत पर मबनी हुआ करता था, जो हकीकत शनासी बात हुआ करती थी, इसी चीज़ को ये लोग रखते थे। जो ऑलरेडी इन्होंने भी दबिस्तान अजीमाबाद वालों ने भी इनको क्या कर लिया अपने ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्होंने भी लागू किया कि नहीं, मुझे भी तसन्नुअ और बनावट से गुरेज करना है, दूर होना है, इन सारी चीज़ों से मुझे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये भी खुसूसियात याद रखिएगा दबिस्तान अजीमाबाद की है। अब ये दोनों में हमारा हमसे गलती हो सकता है कि याद रखिए दबिस्तान अजीमाबाद और दबिस्तान दिल्ली में दोनों में एक चीज़ें मिल रही हैं, कॉमन है दोनों में। तो फिर वैसे सिचुएशन में याद रखिएगा आप लोग जा करके ऑप्शन के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में कौन कौन सा दे रखा है। ऑप्शन में अगर दबिस्तान अजीमाबाद के साथ दिल्ली दे रहा है तो सही है, दबिस्तान लखनऊ के साथ अगर दबिस्तान अजीमाबाद को दे रहा है तो रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है। यूजीसी नेट वाले साथी जो यहाँ पे क्लास लेते होंगे उनको अंदाजा होगा या इससे पहले वो क्लास में, इससे पहले अगर वो यूजीसी नेट का एग्जाम दिए होंगे तो उनको एक बात समझ में आई होगी, उनके ध्यान में बात होंगे कि हमारा ऑप्शन भी होता है ना, ऑप्शन को भी देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये लगता है एक चीज के बारे में मैंने पढ़ा लखनऊ के बारे में, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे एक किताब है सबेरस मुल्ला वजही साहब की किताब है और ये दास्तान की किताब है। अब ज़हन में बात, अगर हम लोग थोड़ी सी चीजें इनको पढ़ करके अगर हम लोग आगे बढ़े तो सबेरस इतना कॉमन दास्तान की किताब है कि मुल्ला वजही साहब से इनको मुंसलिक करना एकदम आंख बंद करके हम लोग जाकर के कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा आगे भी पढ़ना होगा और क्वेश्चन के साथ मुझे आंसर भी देखना होगा कि आंसर में क्या बोल रहा, इसलिए कि सबेरस नाम से एक रिसाला भी शाया हुआ करता था। सबेरस नाम के एक रिसाला भी शाया हुआ करता था। तो जब तक कि हम लोग आंसर नहीं देखेंगे, क्वेश्चन ही सिर्फ पढ़ कर आ जाएंगे और मुल्ला वजही से ही सिर्फ मुंसलिक कर देंगे तो गलत करके आ रहे 100%। तो वही चीज को देखिएगा कि दोनों चीजें तसन्नुअ और बनावट, ये दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों चीजें ये दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान अजीमाबाद के अंदर कॉमन दिख रहा। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑप्शन से फाइंड आउट करना पड़ेगा। दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान अजीमाबाद अगर कहीं मिल रहा तो सही है, इनके अलावा अगर किसी और के साथ अगर कनेक्ट कर दिया गया है अजीमाबाद को तो फिर वो रॉन्ग है। इन सबको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो तसन्नुअ और बनावट से बिल्कुल परहेज क्या करते थे, इनके यहाँ दिखावट नाम का कोई चीज़ नहीं था, ये बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम नहीं किया करते थे। यहाँ के शोरा ने आम जिंदगी, समाजी मसाइल
और हकीकत पसंदाना मौजूआत को ही ज़्यादा जगह दी थी। मतलब इनका जो मौजू था ना, वो इनका मौजू एकदम मुंतखब शुदा था। वो ज़्यादातर इंतखाब करके ऐसे ही मौजूआत को रखते थे जो ऑलरेडी मुनहसिर हुआ करता था आम जिंदगी पर, लोगों का आम जिंदगी जो है, कॉमन मैन, उनकी जिंदगी को ऑलरेडी अपने तर्ज कलाम में अपनाया करते थे। समाजी मसाइल, लोगों का मसले क्या क्या हैं, समाज का परेशानियां क्या क्या, इन सब चीज़ों को दिखलाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो शहादत अदीमाबादी साहब को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। उन्होंने यहाँ के मसाइल को इस कदर उठाया, अपने कलाम के अंदर इस कदर उठाया, तो बहुत पहुँचे। बहुत बड़े शायर में से आते हैं शहादत अदीमाबादी। तो शहादत अदीमाबादी के बारे में पढ़िएगा तो देखिएगा समाजी मसाइल को उन्होंने कितना काम किया। हकीकत पसंदाना मौजूआत को, मतलब जो हकीकत पर मुनहसिर होता है वैसे ही मौजूआत का इंतखाब किया करते थे। यहाँ की शायरी कम पेचीदा थी, सही बात है। पेचीदा का मतलब होता है वो अल्फाज का इस्तेमाल करना या वो अंदाज का इस्तेमाल करना, बोलने का वो अंदाज पैदा करना, या वैसे कलाम के अंदर वैसे बाहर का इस्तेमाल करना, या फिर वैसे और सारी चीज़ों को यूज़ करना जो कॉमन में, जो आम इंसानों की समझ के बाहर हो। तो ये ऐसा नहीं करते थे। मतलब इनके यहाँ सादगी को ज़्यादा तरजीह दी गई है, कम पेचीदगी बातों को ज़्यादा रखा जाता है, इसलिए आवाम उन्नास से ज़्यादा करीब नज़र आती है। अगर यहाँ की शायरी को देखिएगा तो आवाम से ज़्यादा करीब नज़र आती है। यहाँ की शायरी सारे लोग करना चाहते हैं। यहाँ की शायरी अगर हम आपको बताऊं, यहीं के एक शायर हैं कलीम आजिज साहब, मोहम्मद कलीम आजिज साहब। तो कलीम आजिज साहब की शायरी अगर आप पढ़ेंगे तो इनके अगर हालात हादरा पे अगर जाकर के देखेंगे, ऐसे तो आपके एग्जाम से रिलेटेड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जाकर के देखिए तो इनकी समाजी मसाइल को इन्होंने इस कदर अपनाया है अपने गज़ल के अंदर। इनके साथ कुछ परेशानियां आ गई थी। पटना में ये तालीम हासिल कर रहे थे, तालीम याफ्ता थे और तालीम हासिल कर रहे थे। इनके बस्ती के अंदर, इनके गांव के अंदर कुछ परेशानियां आई थी, किसी तरह का वबाल आ गया था, किसी तरह का लगता है फसादात वगैरह रुजू हो गए थे। तो उसी से ऑलरेडी क्या हो करके बहुत ज़्यादा उसी चीज़ से प्रभावित हो करके इन्होंने जब शायरी करना शुरू किया तो इन्होंने समाजी मसाइल को बहुत ज़्यादा उठाया। समाजी मसाइल को इनका अंदाज तर्ज कलाम जा करके आप देखिएगा तो इनका तर्ज कलाम भी एक अलग तरीके का है। समझ में आता है कि नहीं यहीं के शायर का कलाम है, तो ऑलरेडी एक अलग पहचान भी बनाती है, एक अलग पहचान देती है। कलीम आजिज साहब ऐसे तो मेरे बहुत बड़े फ़ैन थे, सॉरी फॉर दैट, हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं कलीम आजिज साहब का। उनकी शायरी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा याद करके भी रखा, बहुत ज़्यादा उनके अशार को मैंने रोज़मर्रा के लाइफ में भी मैंने इस्तेमाल किया उनको। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से रियली क्षमा चाहता हूँ कि उतने बड़े शायर कलीम आजिज साहब, वैसा कहना नहीं था, मेरा मकसद यही था कहने का कि मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, बात इधर से कहो या उधर से कहो, जैसे हम लोग एक मुहावरा बोली जाती है ना कि जैसे बोली जाती है कि तरबूज पे तलवार गिरे या तरबूज पे छुरी गिरे या छुरी पे तरबूज गिरे, कटना तो तरबूज ही को होता है। तो वही वाली बात है, कहने का थॉट असल यही था कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये याद रखिएगा जहन में, बहुत बड़े फ़ैन वो नहीं थे बल्कि हम उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, ये जहन में बात रखिएगा। तो आवाम उन्नास से बहुत ज़्यादा करीब होने का जो बहुत ज़्यादा असर रसूख जो हुआ वो रीज़न ये था कि एकदम कॉमन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। आवाम उन्नास में जो ज़बान राइज थी उसको इस्तेमाल किया गया। ये सारी चीज़ें ये दबिस्तान अजीमाबाद के अंदर पाई गई। इसी तरह अगर हम लोग बात कर लें दिल्ली और लखनऊ के दरबारी फजाओं के बरअक्स यहाँ देही और अवामी रंग झलकता है। अगर हम लोग बात कर लें तो जैसे दबिस्तान लखनऊ के अंदर, दबिस्तान दिल्ली के अंदर वहाँ के जितने भी शोरा कराम हुआ करते थे वो तो किसी न किसी दरबार से मुंसलिक हुआ करते थे, किसी न किसी से दरबार से वो जुड़े होते थे, न किसी न किसी इदारे से वो जुड़े होते थे। तो जब याद रखिएगा, जब इदारे वगैरह से जुड़ेंगे या जब किसी दरबार वगैरह से जुड़ेंगे तो अल्फाज का इंतखाब करना भी उनकी एक मजबूरी थी।
अब वह ऐसा तो नहीं था कि मतलब किसी तरह के अल्फाज ला करके तमहीदी कलिमात मुझे रखना है, उनकी हमदो सना करना है, बड़ाई बयान करना, तो ऐसा तो नहीं कि यारो गैरो कोई भी अल्फाज उठा करके ला करके रख दे और रख करके हम लोग बात कर लें, ऐसा नहीं है, हरगिज़ कतई ऐसा नहीं हो सकता। तो उनके लिए समझ सकते हैं कि एक मजबूरी भी थी कि अब जब वो जाते थे तो बादशाहों के दरबार में जब वो अपने कलाम को रखा करते थे तो भाई बादशाह के अकॉर्डिंग, बादशाह के अनुसार अपने कलाम को वैसे ही सजाना पड़ता था, वैसे ही अल्फाज को मुंतखब किया जाता था ताकि लोगों को सुनने में भी अच्छा लगे। तो वही चीजें थी। और लेकिन यहाँ जो था ना, तो यहाँ के शोरा के नाम किसी दरबार से मुंसलिक नहीं थे, किसी दरबार के वो मुताज नहीं थे, या फिर बड़े बड़े ओहदे की तरफ रुजू नहीं करते थे। वो कॉमन शायरी किया है, कॉमन लोगों के लिए शायरी किया है, कॉमन लोगों के लिए बात रखी है। तो उनके बात रखने की वजह से यह अवामुन्नास से ज्यादा करीब नजर आती है। तो अवामुन्नास से वहां पे अगर बात कर ले, दिल्ली के शोरा की बात कर लें, या अगर हम लोग लखनऊ के शोरा की बात कर लें, तो उन शोरा की अगर हम बात करते हैं तो वो दरबार से मुंसलिक होते थे, उनके कलाम दरबार के अंदर सुनाई जाते थे, पढ़े जाते थे, लोगों को सुनाए जाते थे। तो उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार कलाम को ही बनाया जाता, कलाम को बनाया जाता था, अल्फाज वैसे मुंतखब किए जाते थे। लेकिन यहाँ अवाम में बात रखी जाती थी, तो अवाम में बात रखने की वजह से अवाम का ही जबान को इस्तेमाल किया जाता था इनमें। आई थिंक बात क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर हम लोग देख लें, यहाँ की शायरी ने, कहाँ की शायरी, दबिस्तान अजीमाबाद, यहाँ की शायरी ने फिक्र शऊर को बुलंदी अता की थी, महज सनातगिरी या अल्फाज की बाजीगिरी पर जोर नहीं दिया गया था। बात वही चीज है, कॉमन बात अभी जो मैंने आपको समझाया भी, कि फिक्र शऊर की बुलंदी अता की थी, मतलब लोगों का थाव, लोगों का नजरिया समाज के बाद, मतलब एक हम लोग कह सकते हैं कि देखिए शायरी हमारे लिए इस कदर जरूरी है। आप बड़े बड़े शोरा किराम को, जैसे अल्लामा इकबाल साहब को पढ़ करके देखिए, तो इन्होंने शायरी से और इस जबान से मतलब अच्छी अच्छी सल्तनत का तख्ता पलटा है। अगर आप अल्लामा इकबाल की बात कर लें तो अल्लामा इकबाल को देखिए, इन्होंने मुर्दे कौम के अंदर जान डाल दिया अपने अशार के जरिए। रीजन ये था कि वो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते थे, वैसे लोगों के अंदर चाशनी पैदा करते थे, वो सारी चीजें। अल्लामा इकबाल साहब के बाद अगर बात करें हम लोग, तो अल्लामा इकबाल साहब को तो शिकवा लिखने के बाद बड़े बड़े उलमा ने मुर्तद करार दे दिया था, मुर्तद करार दे दिया था। लेकिन इतने बड़े इंसान थे, इतने बड़े फकीह थे, इतने बड़े जानकार थे कि मतलब उन्होंने अपने शायरी को लोहा मनवाया। मतलब अंग्रेजों ने भी इन्हें सर का खिताब देने पर मजबूर हो गए। मतलब एजुकेटेड होने के साथ साथ शायरी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नवाजा था इनको कि शायरी से इन्होंने मुसलमानों को, खुसूसन मुसलमानों को जो इन्होंने मौजू बनाया, मुसलमानों को झंझोरा है, मुसलमानों के अंदर वो वलवला और वो चाशनी पैदा किया है। अगर इनकी जंग आज़ादी पर कलाम पढ़ा जाए और कलाम देखा जाए, तो इन्होंने जंग आज़ादी पर भी जो कलाम इन्होंने पेश किया है, पढ़ा है, जो लिखा है, वो भी काफी दिलसोज हुआ करते थे। तो मतलब शायरी से कहा जाता है कि तख्ता पलट हो जाया करता था, तख्ते लोग पलट देते थे। तो शायरी वही चीजें थी। तो यहाँ पे जो था ना, फिक्र शोर को बुलंदी मिलती थी, अता किया जाता था। महज सनातगिरी या अल्फाज लफ्फाजी की बाजीगिरी नहीं होती थी। जैसे मतलब ये कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते थे या लफ्जों के साथ इस तरह खिलवाड़ किया करते थे कि लफ्जों को सुन करके दादो तहसीन दिया जाए, दरबार के अंदर मुझे इनाम इकराम से नवाजा जाए। इस तरह की थावड़ियाँ नहीं था, बल्कि इनकी थावड़ियाँ था कि लोगों की फिक्र शोर को बुलंद किया जाए, लोगों का नजरिया को बदला जाए, सामाजिक में जो मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ आ गई है इस पे ऑलरेडी काम किया जाए, इसको दुरुस्त रास्ते पर लाया जाए। जैसे उस समय का जिहालत बहुत ज्यादा राइज थी, तो इसको एजुकेशन को लोगों के अंदर एजुकेशन का जागरूकता लोगों के अंदर लाना, इस फिक्रो फन से काम किया जाता था। तो ये सारे के सारे खुसूसियात हमारे दबिस्तान अजीमाबाद से हैं। यहाँ के अगर हम लोग चंद शोरा की बात कर लें, तो अजीमाबाद से मुंसलिक जो शोरा थे वो जैसे मीर असर अजीमाबादी थे, एक नाम और देख लीजिए सैयद
इंशाअल्लाह खां इंशा थे। घर से इन्होंने बाद में जाकर के दिल्ली से वाबस्ता हो गए थे, लेकिन बिगिनिंग में शुरू में अगर हम लोग बात कर ले तो दबिस्तान अजीमाबाद से ही ये मुंसलिक थे। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक और भी बहुत सारे शोरा हैं, उनको ऑलरेडी मैंने दबिस्तान दिल्ली के अंदर, दबिस्तान लखनऊ के अंदर कुछ शोरा के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ शोरा के बारे में मैंने लिख रखा था, दे दिया था आपको। उन सारे शोरा को ध्यान में रखिएगा। इसी तरह दबिस्तान अजीमाबाद में भी कुछ अहम शोरा हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। दबिस्तान दक्कन के अंदर 4-5 शोरा के मैंने नाम ऑलरेडी दे रखा था, उनको ध्यान में रखिएगा। क्यों पैर पीट रहे हो, सुकून से आना भाई, इधर से हिल जाएगा। तो इनको याद रखिएगा। दबिस्तान अजीमाबाद के अंदर अगर हम लोग बात कर ले, इब्तदाई दौर के अंदर शाह हातिम साहब थे। शाह हातिम को हम लोग यूजीसी नेट में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से इनके बारे में पढ़ने वाले हम लोग। शाह हातिम दबिस्तान अजीमाबाद का सरखेल तस्लीम किए जाते थे। सैयद इंशाअल्लाह खां इब्तदाई दौर में ये अजीमाबाद से तो मुंसलिक थे, फिर ये जाकर के दिल्ली से मुंसलिक हो गए। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, अभी मैंने आपको बताया शाद अजीमाबादी साहब, इनके बारे में भी याद रखिएगा। मीर असर अजीमाबादी एक शायर ये भी हैं, मीर असर अजीमाबादी याद रखिएगा। इनकी शोहरत जो हुई थी वो गजल से हुई थी, मतलब गजल से इन्होंने शोहरत पाई थी। बिहार जैसे इलाके में, बिहार जैसी जगह पर अगर हम लोग बोलें कि अगर गजल किसी ने राइज किया था, किसी ने गजल के बारे में बात किया था, तो यही थे मीर असर अजीमाबादी। गजल से शोहरत इनको मिली थी। इसी तरह शौकत अली खां थे, शौकत अली खां असर, ये इश्क और इस्लाही मज़ामीन के शायर थे। अगर हम लोग बात कर लें तो इस्लाही बातों पर ज़्यादा तरजीह देते थे, मज़ामीन वगैरह इनके बहुत ज़्यादा शायर हुआ करते थे। इसी तरह याद रखिएगा सैयद हामिद अली खां थे। ये जितने भी नाम बता रहा हूँ इनमें 2-4 नाम को याद रखिएगा, और ये ऐसे भी ऑलरेडी आपको याद रहेंगे। इसलिए याद रहेंगे कि दबिस्तान दक्कन के अंदर जितने भी शोरा हैं वो बहुत आम हैं, उनको ध्यान में रख लीजिएगा। दबिस्तान दिल्ली में भी जितने, वो भी बहुत आम हैं, जिनको आप याद रखते ही हैं। दबिस्तान अजीमाबाद में पहचान करने का तरीका यहाँ पे जो है, मेरे शाद अजीमाबादी मीर इंशाअल्लाह का इंशा, अगर इनके हम लोग बात कर लें तो ये थोड़ा सा हम लोगों के दिमाग के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए कि ये दिल्ली के अंदर भी थे, दबिस्तान अजीमाबाद में भी थे। तो दबिस्तान अजीमाबाद में इब्तदाई दौर के अंदर थे, किसमें थे, जब शेर व शायरी शुरू हुआ था इस दबिस्तान के अंदर, तो यहाँ से मुंसलिक थे, लेकिन फिर बाद में ये चले गए थे दबिस्तान दिल्ली की तरफ। यहाँ तक के बाद आप लोगों को समझ में, सैयद मोहम्मद हुसैन अजीमाबादी थे। ये जितना भी मैंने नाम बताए, नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। जितने भी मैंने पॉइंट दे रखे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आई थिंक बात मुकम्मल तरीके से क्लियर हुआ होगा। सारी चीजें हम लोगों ने 4 दबिस्तान को पढ़ा है, चारों दबिस्तान को ध्यान में रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन फॉर्म किए जाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग आगे इदारे और तहरीक पे बात करेंगे, इदारे और तहरीक पे फोकस करेंगे। यहाँ तक के बात क्लियर हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और मैं बता दूं आप लोगों को, लाइव क्लास 9:30 में जुड़ना ना भूले। लाइव क्लास में आता हूँ वहाँ पे, और आपका आज इंशाल्लाह यूजीसी नेट से मुताल्लिक मसनवी सहरुल बयान हम लोग डिस्कस करेंगे। और लाइव क्लास आकर के वहाँ पे आप लोग आना ना भूलेंगे। ऑलरेडी मेरा क्लास शेड्यूल हो गया है, मैंने ऑलरेडी जाकर के देखिएगा, ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट हो रहा वहाँ पे साइट पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल जाए। इस चीज़ का नोटिफिकेशन जब मिलेगा तो 9:30 में आप आसानी से जुड़ जाइएगा। तो ये सारी बातें थी, मैंने आपके सामने रख दिया। और चलिए, इनमें से बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर नोट डाउन नहीं करेंगे तो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर वॉच कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपका दिमाग में वो सारी चीजें बैठ जाएंगे। एग्जाम जब देने जाएंगे उससे पहले भी एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह उर्दू अदब से आपका किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में। दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।